आप देख रहे हैं भूतिया विला। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही भूतिया घटना और ला सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरी बाइक हमेशा निवारू हाईवे के पुराने हॉस्टल के सामने अचानक ही कुछ देर के लिए बंद पड़ जाया करती थी। वैसे तो हॉस्टल के सामने से गुजरने वाले इस रोड से कोई गाड़ी आती जाती नहीं थी, वह भी इसी हॉस्टल के कारण। कहते हैं कि कभी यह गर्ल्स हॉस्टल लड़कियों के लिए सबसे सुरक्षित हॉस्टल हुआ करता था। यहाँ की वार्डन मैडम तिथि बहुत ही सख्त थी, साथ ही उनका खौफ इतना ज्यादा था कि कोई भी मर्द हॉस्टल के सामने से भी गुजरने से कतराता था। लेकिन अचानक ही यह हॉस्टल रातों रात बंद कर दिया गया। कहते हैं कि उस रात जितनी भी लड़कियां हॉस्टल में थीं, वह सब की सब लापता हो गई। पुलिस ने काफी छानबीन की पर उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। 120 लड़कियां हमेशा के लिए लापता हो गईं, जिसके बाद से यह हॉस्टल प्रशासन द्वारा हमेशा के लिए सील कर दिया गया। पर इस घटना के बाद यहां अजीबोगरीब चीजें होने लगी। किसी को हॉस्टल से बच्चे के रोने की आवाजें आई तो किसी को हॉस्टल की छत पर ढेर सारी लड़कियां घूमती नजर आई। यहां तक कि कुछ और लड़कियां भी हॉस्टल के सामने से अचानक ही गायब हो गईं, जिसके बाद इस हॉस्टल को भूतिया मान लिया गया और डर का आलम यह है कि इस हॉस्टल के सामने से कोई गुजरता नहीं है। पर मेरे लिए यह सब एकमात्र कहानी है, इसलिए मैंने कभी भी इस घटना को गंभीरता से नहीं लिया। वो अलग बात थी कि मेरी बाइक हमेशा हॉस्टल के सामने ही बंद पड़ जाती थी, पर मेरे लिए महज बाइक की किसी खामी से ज्यादा कुछ नहीं था। पर जल्द ही मेरी यह गलत फहमी भी दूर हो गई। दरअसल एक रात जब मैं इसी गर्ल्स हॉस्टल के सामने से गुजर रहा था तो हमेशा की तरह मेरी बाइक बंद हो गई, क्योंकि अब मुझे इसकी आदत सी हो गई थी। तो ऐसे में मैं अपनी बाइक से उतरा और उसे धकेलते हुए वहां से आगे लेकर जाने लगा। जैसा कि मुझे मालूम था कि कुछ आगे जाने के बाद बाइक फिर से स्टार्ट हो जाएगी। पर जैसे ही कुछ आगे जाने के बाद मैंने बाइक दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की तो वैसे ही पीछे से एक लड़की भागती हुई मेरे पास आई और बोली, भैया यहां से जल्दी चलो, नहीं तो हम दोनों मारे जाएंगे। उस वक्त ना जाने मुझे क्या हो गया था जो मैं उस लड़की के इतना कहते ही उसे बाइक पर बैठने को बोला, और उसके बैठते ही मैंने बाइक स्टार्ट की और वहां से तेज रफ्तार में निकल गया। फिर जब मैं उस गर्ल्स हॉस्टल से काफी दूर निकल आया तो अचानक ही मैंने बाइक रोक दी और उस लड़की को नीचे उतरने को कहा। और जैसे ही वह लड़की मेरी बाइक से नीचे उतरी तो वैसे ही मैं उस पर भड़कते हुए बोला, अरे हो कौन हो तुम, और इस समय तुम वहां गर्ल्स हॉस्टल के पास क्या कर रही थी? अभी मैं उससे सवाल ही कर रहा था कि तभी मेरा ध्यान उसके उभरे हुए पेट पर गया। उसके फूले हुए पेट से साफ लग रहा था कि वह मां बनने वाली है। इससे पहले मैं उसके बच्चे के बारे में पूछता कि वह रोते हुए बोली, भैया अभी मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है आपको कुछ भी बताने का। आप मुझे कैसे भी करके कालेरा पहुंचा दो। जैसे उस लड़की ने कालेरा का नाम लिया तो वैसे ही मैंने कहा, तुम पागल हो क्या? तुम्हें मालूम भी है कालेरा यहां से कितना दूर है? मैं तुम्हें मायरू रेलवे स्टेशन तक छोड़ देता हूं, तुम वहां से ट्रेन में चली जाना। हालांकि मुझे उसकी हालत देखकर उस पर तरस तो आ रहा था, पर मैं किसी तरह के झमेले में नहीं पड़ना चाहता था। इसलिए मैं उस लड़की को सिर्फ रेलवे स्टेशन तक छोड़ने को तैयार हुआ, जो कि 4 किलोमीटर ही दूर था, और वो लड़की भी मान गई। और फिर अगले 15 मिनटों में मैं उस लड़की को लेकर मायरू रेलवे स्टेशन पहुंच गया। अब तक रात के 9 बज चुके थे। मैं फटाफट टिकट काउंटर पर पहुंचा और जब कालेरा जाने वाली ट्रेन की पूछताछ की तो पता चला कि वो ट्रेन रात के 11:40 पर आएगी। खैर मैं टिकट तो ले लिया, पर टिकट लेने के बाद मैं यह सोचने लगा कि बेचारी यह इस हालत में अकेली इतना लंबा वक्त कैसे काटेगी। ऊपर से स्टेशन पर भी ज्यादा लोग नहीं है और जब तक ट्रेन आएगी तब तक शायद ही कोई यहां पर होगा। अभी मैं यही सब सोच रहा था कि तभी मैंने देखा कि वो लड़की स्टेशन पर चाय समोसे की दुकान की तरफ देख रही थी। उसे उस तरफ घूरता देख मैं समझ गया कि उसे भूख लगी है, इसलिए मैंने उसके लिए चाय और समोसा ले लिया
और जैसे उस लड़की के हाथों में समोसा और चाय दिया तो वैसे ही वह उन पर टूट पड़ी। उसे ऐसे खाता देख मैं बोल पड़ा, क्या बात है, तुम जन्म जन्म की भूखी हो क्या? मेरे यह बोलते उसने एकदम से खाना बंद कर दिया और मुझे एक टक देखने लगी। उसे मुझे इस तरह घूरता देख मेरी सांसें पल भर के लिए हलक में अटक सी गई। फिर कुछ देर की खामोशी के बाद जब उसने मुंह का निवाला निगलने के बाद कहा, पिछले कई दिनों से मैंने नवजात बच्चों के अलावा कुछ नहीं खाया है। जैसे उस लड़की के मुंह से यह बात निकली कि तो मेरा पूरा शरीर ही एकदम से ठंडा पड़ गया। मेरे हाथ पैर कपकपाने लगे थे। मुझे डर और भय से कपकपाता देख वो लड़की बोली, क्या हुआ भैया, आप तो इतने में ही घबरा उठे। मेरी सोचो मुझ पर क्या बीती होगी जब मुझे नवजात बच्चे को खाना पड़ता था। जब उस लड़की ने यह कहा बच्चों को खाना उसकी मजबूरी थी तो मैं चौंकते हुए बोला, ऐसी भी क्या मजबूरी थी जो तुम्हें बच्चों को खाना पड़ा? इससे अच्छा तो तुम मर ही जाती। मेरे यह कहते ही उस लड़की की आंखों में आंसू उभर आए और फिर वह बिलखते हुए बोली, आप ठीक कह रहे हो भैया। मैंने भी अपनी जान देने की पूरी कोशिश की, पर वहां मौत भी अपनी मर्जी से नहीं मिलती। मिलता है तो बेहिसाब दर्द और खौफ की झलक, जिसे कोई एक बार देख ले वह उम्र भर के लिए अपाहिज हो जाए। उस लड़की की आंखों में उन आंसुओं के अलावा जो मुझे उस वक्त दिखाई दे रहा था वो था गहरा दर्द और सच्चाई। कुछ तो बहुत बुरा हुआ था इस लड़की के साथ। हालांकि उसकी चंद बातों ने ही मुझे डर से अंदर तक दहला दिया था, पर इसके बावजूद मुझे उसकी पूरी सच्चाई जाननी थी और इसलिए मैंने उस लड़की से उसका नाम पूछते हुए कहा, बहन तुम्हारा नाम क्या है और ऐसा क्या हुआ था तुम्हारे साथ जो तुम्हें नवजात बच्चों को अपना आहार बनाना पड़ा? मेरे यह सवाल करते उस लड़की ने अपना नाम सुलेखा बताया और अपना नाम बताने के बाद वो खामोश हो गई और फिर कुछ सोचने के बाद बोली, भैया मैं आपको सब कुछ बता तो दूं, पर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा, पर इसके बावजूद आप अगले कई महीनों तक सो नहीं पाएंगे। यह भी हो सकता है कि आप भी वह सब महसूस करने लग जाएं जो मैंने किया है, इसलिए आप एक बार फिर से सोच लीजिए। उस लड़की के ये बोलते ही मैंने बिना सोचे समझे उसे सब बताने को कह दिया। मेरे यहां कहते ही उस लड़की ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, आज से मैं 2 साल पहले उस गर्ल्स हॉस्टल में दाखिल हुई थी, क्योंकि मेरी दीदी रवीना भी दूसरी लड़कियों के साथ उस रात लापता हो गई थी। और जब बिना छानबीन के केस को बंद कर दिया गया तो मेरे पिताजी थाने पहुंचे यह पूछने के लिए कि उनकी बेटी कहां पर है, पर पुलिस वालों ने उन्हें दीदी के बारे में तो कुछ नहीं बताया। पर वह पिताजी को हिदायत देते हुए बोले, अपनी बेटी को भूल जाओ और हो सके तो कभी अपनी बेटी की तलाश भी नहीं करना। यहां तक कि वह गलती से भी कहीं दिख जाए तो भी उसे पहचानने की भूल मत करना, नहीं तो बहुत पछताओगे। पुलिस वालों के अजीब और बेतुकी बातें पिताजी को उस दिन तो समझ में नहीं आई और वह खुद ही दीदी को ढूंढने में लग गए। वह कई कई रातों तक उस गर्ल्स हॉस्टल के आसपास घूमते रहे, यहां तक कि उन्होंने उस हॉस्टल में घुसने की भी कोशिश की, पर हर बार वह जैसे हॉस्टल के अंदर जाने की सोचते तो वह बेहोश हो जाते, जिस वजह से वह कभी उस गर्ल्स हॉस्टल में दाखिल ही नहीं हो पाए। कई महीने ऐसे बीत जाने के बाद भी पिताजी अपनी जिद पर अड़े रहे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि रवीना दीदी उसी गर्ल्स हॉस्टल में ही है। पिताजी की यह जिद कब उनके पागलपन में बदल गई पता ही नहीं चला और वो कई सालों तक उसी गर्ल्स हॉस्टल के पास जमे रहे। फिर जब वो एक रात घर लौटे तो उनके हाथ में खून से सना हुआ दीदी का दुपट्टा था। अभी मैं पिताजी से कुछ पूछ पाती कि पिताजी बोले, मैंने कहा था ना रवीना वहीं हॉस्टल में है। आज उसने मुझे हॉस्टल की छत से आवाज दी थी और कहा मुझे बचा लो, पर मैं उस हॉस्टल के अंदर नहीं जा सकता क्योंकि मैं मर्द हूं और उस हॉस्टल में सिर्फ औरत ही जा सकती है, इसलिए तुम जाओ और अपनी बेटी को बचा के ले आओ। पिताजी की बात सुनकर मां कुछ पल के लिए भावुक तो हुई, पर मां को लगा कि उनका यह दिमागी फितुर है जिसमें कोई सच्चाई नहीं है, इसलिए मां ने उनकी बात पर यकीन ही नहीं किया। और जब पिताजी को लगा कि मां को उनकी बात पर भरोसा नहीं हो रहा है तो वह मायूस हो गए और जाते जाते मुझसे बोल गए,
हो सके तो एक बार अपनी दीदी को देखने हॉस्टल चली जाना। यह कहकर पिताजी उस रात चले गए और फिर वह कभी नहीं लौटे। और फिर जब मैं थोड़ी और बड़ी हुई तो मैंने उस हॉस्टल में जाने की सोची। और जब मैं एक रात चुपके से हॉस्टल में दाखिल हुई तो हॉस्टल में दाखिल होते ही मुझे वहां बहुत सारी लड़कियां घूमती हुई नजर आई। उन लड़कियों को हॉस्टल में देखकर मुझे लगा कि पिताजी सही कह रहे थे। पर यह सब यहां है तो यह अपने घर पर क्यों नहीं जाती? अभी ऐसे कुछ सवाल मेरे जहन में उठ ही रहे थे कि तभी अचानक ही वहां चीख चिल्लाहट मच गई। अभी मैं कुछ समझ पाती कि तभी मुझे एक गर्भवती लड़की भागती नजर आई, जिसके पीछे बाकी लड़कियां हाथों में चाकू लिए दौड़ रही थीं। और जैसे ही वह लड़की नीचे गिरी तो वैसे ही उसके पीछे भाग रही लड़कियों ने उसे दबोच लिया और उसका पेट चीरकर उसका बच्चा निकाल लिया और वह आपस में ही उस बच्चे को खाने लगी। अब यह सब देखकर जहां मुझे उल्टी होने लगी थी तो वहीं बाकी लड़कियां जश्न मना रही थी। ये देखकर मैं इतनी ज्यादा डर गई कि मैंने वहां से उसी वक्त निकलने की सोची। और जैसे ही मैं उस ओर बढ़ी जिधर से मैं अंदर आई थी तो वैसे ही किसी ने मेरा गला दबोच लिया और मैं दर्द से छटपटाने लग गई। खैर वो लड़की मुझे अपनी आप बीती सुना ही रही थी कि तभी वह एक दर्द से चीखने लगी। अभी मैं यह सोच पाता कि क्या करना है कि तभी उस लड़की के मुंह से खून निकलने लगा। उस लड़की के मुंह से खून निकलता देख मैं बुरी तरह से घबरा गया और मदद के लिए वहां से भागा, क्योंकि स्टेशन के पास एक हॉस्पिटल था। और जब मैं वहां से अपने साथ हॉस्पिटल के स्टाफ को लेकर वापस से स्टेशन आया तो वह लड़की वहां पर नहीं थी। हमने उसे स्टेशन के हर कोने में तलाशा पर वह कहीं नहीं मिली। मेरी वह रात उसी रेलवे स्टेशन पर ही बीती। खैर वह लड़की तो मुझे फिर नहीं दिखी। पर आज भी मैं जब उस गर्ल्स हॉस्टल से गुजरता हूं तो मुझे लगता है कि कोई तो है जो मुझे देख रहा है। और अब तो मेरी बाइक भी उस हॉस्टल के सामने से गुजरते वक्त बंद नहीं पड़ती है। अब मुझे लगता है कि इस हॉस्टल में बहुत से राज छुपे हैं जो शायद ही कभी बाहर आ पाएंगे। तो दोस्तों आज की इस कहानी में बस इतना ही। और मैं आपका दोस्त जल्द मिलूंगा एक ऐसी ही और डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।